हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वस्त्र एवं परिधान इकाई के अंतर्गत कपास के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से पूरा कि कपास का इतिहास क्या है, कपास के उपयोग क्या है, कपास की प्रजातियां क्या हैं, कपास के रेशों का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कपास को रेशों का राजा कहा जाता है। कपास के वस्त्रों का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? रेशों का राजा कहा जाता है। और कपास के वस्त्रों का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। इससे निर्मित वस्त्र अनेक प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। कपास से निर्मित वस्त्र साधारण कीमत वाले तथा अधिक टिकाऊ होते हैं। कपास एक वानस्पतिक एवं सेल्यूलोज युक्त रेशा है। तो ये कैसा रेशा है? एक वानस्पतिक और सेल्यूलोज युक्त रेशा है। आगे देखते हैं। कपास का इतिहास। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक खोजों से यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है कि कपास को वस्त्र के निर्माण के लिए सर्वप्रथम भारतीयों ने उगाया था। किसने उगाया था? भारतीयों ने। ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कपास के वस्त्रों का उपयोग प्रचुर मात्रा में होता था तथा इसे विदेशों को निर्यात भी किया जाता था। यूनानी लोग कपास को सिंधु नदी घाटी में उत्पन्न होने के कारण सिंडन कहते थे। ठीक है, यूनानी लोग कपास को सिंधु घाटी में उत्पन्न होने के कारण क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ठीक है, लगभग 327 ईसा पूर्व यूनानी आक्रमणकर्ता अलेक्जेंडर के साथ आए। यूनानी लेखकों ने कपास के बारे में लिखा है कि भारत में ऐसे जंगली पौधे पाए जाते हैं जिनके फलों से ऊन निकलता है। क्या निकलता है? ऊन निकलता है। यह ऊन भेड़ के बालों से भी अधिक उत्तम और सुंदर होती है और भारतीय इस ऊन से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। व्यापारियों के माध्यम से यह विश्व के अनेक भागों में फैल गया। ठीक है, बौद्ध काल में बनारस, ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश जिसको बोलते हैं, आदि कपास से बने वस्त्रों के उत्पादक नगर थे। ठीक है, कौन कौन से? व्यापारियों के माध्यम से यह विश्व के अनेक भागों में फैल गया और बौद्ध काल में बनारस, ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश है, आदि कपास से बने वस्त्रों के मुख्य उत्पादक केंद्र थे। कपास के उपयोग। वस्त्रों के अतिरिक्त अनेक पदार्थों के निर्माण में भी कपास के रेशे का उपयोग होता है। फाइबर, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक यानी कि वस्त्रों के अतिरिक्त अनेक पदार्थों के निर्माण में भी कपास रेशों का उपयोग होता है। फाइबर, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेंट तथा अन्य अनेक कृत्रिम रेशों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसका? कपास का। ठीक है, मतलब कपड़ों के वस्त्रों के अतिरिक्त इसका फाइबर, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेंट तथा अन्य अनेक कृत्रिम रेशों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इस तालिका में कपास की कुछ प्रमुख फसलों के नाम दिए गए हैं जो थोड़ा धुंधला दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ दे रही हूँ। समुद्री द्वीप, यह है कपास की प्रजाति। सी आइलैंड, इजिप्शियन और अमेरिकन। इसमें रेशे का व्यास क्या होता है? इसमें पॉइंट लगा है 0.014, 0.020, 0.014, 0.019। लंबाई प्रति इंच क्या है? समुद्री द्वीप की है 45, इसकी सी आइलैंड की है 25, इजिप्शियन की है 40 और अमेरिकन की है 38। प्रति इंच घुमावों की संख्या भी इसी तरह दी गई है 14, 6, 12, 8। नेक्स्ट देखते हैं कपास निर्माण की प्रक्रिया। कपास के निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जो निम्न हैं। भूमि व जल। कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा काली या रेगुर मिट्टी अनुकूल होती है। कौन सी मिट्टी? काली या रेगुर मिट्टी अनुकूल होती है और जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। कपास की उत्तम फसल लेने के लिए 12 से 15 इंच वार्षिक वर्षा तथा क्षार युक्त भूमि होनी चाहिए। कैसी भूमि?
क्षार युक्त भूमि होनी चाहिए। जिस भूमि में मृदा में जितना अधिक क्षार तत्व होता है वहाँ लंबे एवं मुलायम रेशे वाली कपास उत्पन्न होगी। पर्याप्त आर्द्रता एवं सूर्य के प्रकाश युक्त 200 के लगभग गर्म दिनों की आवश्यकता कपास की फसल के लिए होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश युक्त 200 के लगभग गर्म दिनों की आवश्यकता कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। कितनी 200 दिनों की। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए। उष्णकटिबंधीय मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, काली या रेगुर मिट्टी, और 200 दिन लगभग गर्म दिनों की आवश्यकता कपास की खेती के लिए होती है। कपास की बुआई। कपास के बीज मार्च से मई के बीच बोए जाते हैं। कब? मार्च से मई के बीच बोए जाते हैं। इसके बीज कतार में बोए जाते हैं। कपास के बीजों में 32 से 35 दिनों में अंकुर फूटते हैं। कितने दिनों में? 32 से 35 दिनों में अंकुर फूटते हैं, यह ध्यान रखिएगा। 32 से 35 दिनों में अंकुर फूटते हैं। लगभग 4 से 5 माह में कपास का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है। सामान्य रूप से कपास के पौधे की ऊंचाई 36 से 144 इंच तक होती है। 36 से 144 इंच तक होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी जड़ी काफ़ी गहरी होती हैं। कपास के पौधों में प्रजाति के अनुसार अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, जैसे लाल, बैंगनी, क्रीम रंग आदि। ठीक है, कुछ दिनों के बाद इसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं तथा बीज युक्त कोए शेष रह जाते हैं। इन कोए को ढोढा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोए को ढोढा भी कहा जाता है। इस ढोढा के मध्य छोटे छोटे कपास के बीज होते हैं। ठीक है, जिनके चारों ओर कपास के रेशे लिपटे होते हैं। ऐसे बीज होता है, उसके चारों ओर ऐसे से कपास के रेशे जो है ना लिपटे होते हैं। कपास के बीजों को क्या कहा जाता है? बिनौला कहा जाता है। कपास के बीजों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, बिनौला। मैंने आपको जो शॉर्ट वाले वो बनाए हैं, आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा कि कपास के रेशों को बिनौला कहते हैं। ये सब मैंने जो टेक्सटाइल की शब्दावली उसमें पढ़ाया है आपको। कपास के प्रत्येक ढोढा में 2/3 भाग बिनौले का, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस तरह में बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कपास के प्रत्येक ढोढे में कितने भाग बिनौले का और कितना भाग कपास का होता है। तो ढोढे में 2/3 भाग बिनौले का तथा 1/3 भाग कपास का होता है। कपास के कोए एकत्र करना। कपास के फूलों की पंखुड़ियों को गिरते ही कोए को तोड़कर एकत्र कर लिया जाता है। यदि समय पर इन्हें तोड़कर एकत्र न किया जाए तो ये स्वयं ही गिर जाते हैं, तो इसलिए इनको समय पर तोड़ करके एकत्र कर लेना चाहिए। कपास के कोए एकत्र करना अगली प्रोसेस हुई। कपास से बिनौले अलग करना। रुई की धुनाई तथा कंघी करना। पहले है कपास से बिनौले अलग करना। कोए एकत्र करने के उपरांत कपास के रेशों को बिनौले से अलग किया जाता है। इसके लिए चरखियों का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर बिनौले अलग करने के लिए मिलों में मशीनों का प्रयोग होता है। बिनौलों से रुई या कपास अलग करने के पश्चात बड़ी बड़ी गांठों में टाट से बांधकर लोहे की पत्तियों से कस दिया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी गांठों में टाट से बांधकर लोहे की पत्तियों से कस दिया जाता है। कपास की एक गांठ का वजन 500 पाउंड होता है। कितना? 500 पाउंड होता है कपास की एक गांठ का वजन। रुई तथा धुनाई तथा कंघी करना। कारखानों में मशीन की सहायता से, ये आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं कहीं, पहले हम लोग देखते थे अक्सर ये चीज़ें हुआ करती थी। जैसे किसी के घर के बगल में या थोड़ी दूर पे कारखाना होगा तो आप लोगों ने ये प्रोसेस देखा भी होगा। कारखानों में मशीनों की सहायता से रुई की धुनाई की जाती है। तत्पश्चात मशीनों की सहायता से रुई के छोटे तथा बड़े तंतुओं को पृथक किया जाता है। कपास के लंबे रेशों से अच्छा तथा महीन कपड़ा बनता है तथा छोटे रेशों से मोटा कपड़ा बनता है। ठीक है, कपास के लंबे रेशों से अच्छा तथा महीन कपड़ा बनता है। कपास छोटे रेशों से मोटा कपड़ा बनता है। ठीक है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। धुनाई करने से रुई में उपस्थित धूल, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। रुई के रेशों को अलग अलग करने की विधि को कंघी करना कहते हैं। ये भी आपको मैंने बताया कॉम्बिंग। बस टेक्सटाइल की शब्दावली में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा चुकी हैं ऑलरेडी। धागा कताई मैंने उसी में बताया कि रुई से धागा बनाने से पूर्व इसकी पोनियाँ बनाई जाती हैं।
कारखानों में मशीनों से लोहे की रॉड पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी या सरिये पर रुई को लपेटकर पूनियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, कारखानों में मशीनों से लोहे की रॉड पर बनाई जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी या सरिये पर रुई को लपेटकर पूनियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बुनाई एवं परिसज्जा देखेंगे। बुनाई एवं परिसज्जा में धागा काटने के उपरांत उस पर विविध प्रकार की परिसज्जा की जाती है। कौन कौन सी क्या है वो? ये अमोनीकरण, क्रेप प्रभाव, जीवाणुरोधक परिसज्जा, ये बुनाई एवं परिसज्जा के अंतर्गत आता है। अमोनीकरण में क्या होता है? रेशों में सुदृढ़ता, चमक, घिसावट तथा प्रतिरोधक बंध बनाना आदि के लिए यह क्रिया की जाती है। सुदृढ़ता उसमें आए, चमक बनी रहे, सुदृढ़ता मतलब मजबूती रहे, और घिसावट है मतलब और प्रतिरोधक बनाने के लिए यह क्रिया की जाती है। क्रेप प्रभाव क्या होता है? ये भी मैंने बताया आपको। रेशों को सिलवट, रोधी तथा सतह को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेक्सटाइल्स की शब्दावली जो मैंने वीडियो बनाया उसे आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें उससे इसमें आ रही हैं, तो वो शॉर्ट वीडियो उसमें आप देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद मिल जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में वो वीडियो है, अभी मैंने अपलोड करी है, उसे आप ज़रूर देखिए। जीवाणुरोधक परिसज्जा कपास के तंतुओं को जीवाणु प्रतिरोधक बनाने के लिए की जाती है। जैसे कि जीवाणु मतलब उसमें सड़न न पैदा हो, छोटे छोटे कीट न उसमें पैदा हो। इसके अतिरिक्त चपटा प्रभाव देने के लिए कुटाई, बीटिंग, सफ़ेदी बढ़ाने के लिए ब्लीचिंग, चमक को बढ़ाने के लिए ग्लेजिंग। ये देखिए, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं कि कुटाई की जाती है, चपटा प्रभाव देने के लिए, सफ़ेदी बढ़ाने के लिए ब्लीचिंग, चमक बढ़ाने के लिए ग्लेजिंग, मजबूती, चमक तथा रंगों के प्रति सादस्यता हेतु मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, क्या किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग आदि परिसज्जाएं की जाती हैं। ग्लेजिंग किस लिए? चमक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मॉइस्चराइजिंग से क्या होता है? मजबूती, चमक तथा रंगों के प्रति सादृश्यता होती है। ठीक है, अब हम लोग कपास के रेशों की विशेषताएं देख लेंगे। कपास के रेशों की विशेषताएं हम देखेंगे। कपास की रेशों की विशेषताएं दो वर्गों में विभाजित की गई: भौतिक विशेषताएं, रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं देखते हैं। रचना व स्वरूप इसके अंतर्गत आता है। सामान्यतः कपास की रेशों की लंबाई 1 से 6 सेंटीमीटर तक की होती है। इन रेशों का व्यास 14 से 22 माइक्रोन होता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ज्ञात होता है कि कपास का तंतु कुछ चपटी घुमावदार नलिका के समान होता है, जिसकी भीतरी सतह खुरदरी होती है। कैसी होती है? भीतरी सतह खुरदरी होती है। आगे देखते हैं। कपास के रेशे के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ज्ञात होता है कि रेशे के मध्य में स्थित नलिका में एक सफ़ेद रंग का द्रव्य होता है। ठीक है, जो रेशे को लंबा होने व मोटा होने में सहायक होता है। रेशे की ऊपरी सतह पर मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो कपास के रेशों में लेसदार गुण उत्पन्न कर देता है। कौन सा? लेसदार गुण उत्पन्न करता है। इसमें लगभग 200 से 300 तक ऐंठन होती हैं। दो विशेषताओं के कारण रेशों से सुविधानुसार धागा तैयार किया जाता है। लचीलापन, कपास का तंतु अधिक लचीला नहीं होता है, इसी कारण इसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, मजबूती कैसी है? लंबाई कम होने के कारण कपास का रेशा अधिक मजबूत नहीं होता, पर सूखे तंतु की अपेक्षा भीगे हुए कपास का रेशा अधिक मजबूत होता है। मतलब लंबाई कम होने के कारण जो कपास का रेशा होता है वो अधिक मजबूत नहीं हो जाता है, और जो उसका सूखा तंतु होता है वो भीगे हुए कपास का रेशा, सूखे तंतु की अपेक्षा भीगे हुए कपास का रेशा जो होता है, जो कपास का रेशा भीगा हुआ होता है, वो सूखे हुए रेशा के कंपेरिजन में अधिक मजबूत होता है। प्रतिस्कंदता क्या होती है? इसका अर्थ होता है कि रेशों को दबाने खींचने पर वह अपनी पूर्ववत स्थिति में किस सीमा तक लौटता है। कपास के रेशों में यह गुण कम होता है, मतलब वो पूर्व स्थिति में अगर उसका रेशा एक बार खींच जाता है तो वो अपनी पहली जैसी स्थिति में इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो इसमें प्रतिस्कंदता का गुण कम पाया जाता है। चमक, कपास का तंतु अल्प चमक वाला होता है। ठीक है, इसका कारण जिस कारण सूती वस्त्र जो होते हैं वो चमकहीन होते हैं। वर्तमान में परिसज्जा की आधुनिक विधियों से सूती वस्त्र को चमकदार बनाया जाता है। मतलब आधुनिक विधियों से तो जो सूती वस्त्र है वो चमकदार बनाया जा सकता है, बट उसमें ये गुण कम पाया जाता है। ठीक है,
घर्षण प्रतिरोधकता। कपास के तंतुओं में घर्षण प्रतिरोधकता का गुण होता है, जिस कारण सूती वस्त्र पर रगड़ने का भय नहीं होता है। ठीक है, घर्षण से प्रतिरोधकता का गुण जो होता है इसमें होता है। ताप संवाहकता क्या है? कपास के रेशे ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। अपने इस गुण के कारण सूती वस्त्र ताप को शीघ्र विसर्जित कर देते हैं। इसी कारण गर्म प्रांतों में यह वस्त्र आरामदायक होते हैं, क्योंकि गर्मियों में कहते हैं कि कॉटन के वस्त्रों को पहनो, इसी कारण, क्योंकि ये कपास के जो रेशे होते हैं वो ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। इस गुण के कारण सूती वस्त्र ताप को शीघ्र विसर्जित कर देते हैं, मतलब उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। वो उसको जब वो किरणें पड़ती हैं तो उससे इतना इफेक्ट हमारे शरीर को नहीं पड़ता है धूप की या गर्मी की। अवशोषकता क्या है? इसमें कपास के रेशों में नमी को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है। ये अपने भार से लगभग 15 से 20 गुना अधिक नमी को अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण सूती वस्त्र पसीना शीघ्र सोख लेते हैं, क्योंकि इसमें अवशोषक क्षमता अधिक पाई जाती है। इसी कारण जो सूती वस्त्र होते हैं वो पसीना सूख लेते हैं, क्योंकि इसमें 15 से 20 गुना अधिक नमी का अवशोषण कर सकते हैं। रासायनिक विशेषताएँ क्या हैं? अम्ल का प्रभाव। अम्ल का कपास के रेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनिज अम्ल में कपास नष्ट हो जाता है। तनु अम्लों से प्रभावित होने पर यदि शीघ्रता से वस्त्र को धो लिया जाए तो यह कम हानिकारक होता है। ठीक है, क्षार का प्रभाव क्या है? कपास के रेशों पर सामान्य रूप से क्षार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। क्षार युक्त साबुन आदि से इसे धोया जा सकता है। ठीक है, क्षार युक्त साबुन से हम लोग धुलते ही हैं, ऐसा कोई इस पर साइड इफेक्ट नहीं होता है। कार्बनिक विलेयकों का प्रभाव। कपास के रेशों पर कार्बनिक विलेयकों का कोई हानिकारक या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। दाग धब्बे आदि छुड़ाने के लिए सूती वस्त्रों पर कार्बनिक विलेयकों का प्रयोग हो सकता है। सफ़ेद सूती वस्त्र को और अधिक सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सौर विकिरण का प्रभाव। सूती वस्त्र अधिक समय तक धूप में नहीं सुखाने चाहिए। अधिक देर तक धूप में सुखाने से इनका रंग पीला पड़ जाता है। सूती वस्त्रों को अधिक देर तक धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि अधिक देर तक धूप में सुखाने से इनका वस्त्र जो रंग होता है वो पीला पड़ सकता है तथा रेशा भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अब ये कपास के रेशों की अन्य विशेषताएं जो हैं वो हैं लंबाई। आप लोग देख लीजिए, डायमीटर, रंग, चमक कैसी होती है? निम्न होती है। मजबूती 2.6 ग्राम प्रति डेनियर। लोचमयता निम्न। उष्मा चालकता उत्तम। मैंने आपको बताया कि ये उत्तम मतलब इसमें ताप अवशोषक क्षमता जो है ना वो अच्छी होती है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। और पसीना सूखने की क्षमता इसमें 15 से 20% तक अधिक होती है, इसीलिए सूती वस्त्रों को गर्मियों में पहना जाता है। उष्मा का प्रभाव भी उच्च प्रतिरोधकता वाला है। जल अवशोषकता निम्न। स्थिरीकृत पुनर्वस्था 7%। आर्द्रता का प्रभाव अधिक फूल जाते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। फफूंद का प्रभाव सामान्य कपास पर प्रभाव नहीं पड़ता। स्टार्च और गोंद के उपयोग के कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है, कीड़ों का प्रभाव नहीं। अम्ल का प्रभाव सांद्र अम्ल द्वारा नष्ट। क्षार का प्रभाव क्षार द्वारा नष्ट नहीं। ठीक है, ये सब हो गया, सब कुछ मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा बचा हुआ है खाली। कपास के रेशों का प्रयोग। कपास का रेशा सूती वस्त्र निर्माण में उपयोगी होता है। किसमें? सूती वस्त्र निर्माण में, जिसके हम लोग पहनते हैं, सूट पहनते हैं, शर्ट होती हैं, रुमाल होते हैं। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र, पर्दे, कवर, पहनने योग्य कपड़े तथा छोटे बच्चों के कपड़े बनाए जाते हैं। क्योंकि यह वस्त्र ताप के कुछ अलग होते हैं, वह शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए उनका उपयोग मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये कपास चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कपास के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बना दिया है। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा यूज़फुल है, क्योंकि कपास एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी होम साइंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड हो, कोई भी परीक्षा हो, होम साइंस रिलेटेड कपास चैप्टर से ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट जो भी हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भी टॉपिक मैं ला रही हूँ वो सभी इस समय ऐसे टॉपिक को मैं ला रही हूँ जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए।